ये लोगों की सोच होती है कि मैं बहुत पतला दिखता हूँ और मेरा स्किन कलर ये डार्क है यार, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता। आपको पता नहीं है कि हमारे देश में जो ओवरसाइज़ होते हैं ना, उनकी भी मॉडलिंग होती है। पतली लड़कियों की, पतले लड़कों की ओवरसाइज़ मॉडल्स भी होते हैं। तो ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसने आपको कहा आप कुछ नहीं कर सकते? आप खुद को ही जज कर रहे हो ना, या 2-3 लोग आपके साथ जज कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं, बोलते हैं यार तू अच्छा दिख रहा है, तू मॉडलिंग ट्राई कर। उन्होंने उसको मोटिवेट ज़रूर किया। ऐसे तुम्हारे पास भी एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, या कोई एक ऐसा सपोर्टर होना ज़रूरी है जो बोले यार कि तू ट्राई तो कर। एक्चुअल में एक बहुत फ़ेमस अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बॉम्बे का एक लड़का है, फ़ेमस है मॉडल, आई नो हिम वेरी वेल। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, बहुत पतला-सा था, डार्क कॉम्प्लेक्शन था। राइट नाउ ही इज़ डूइंग इन पेरिस में अच्छे वॉक्स करता है। ही इज़ अ वेरी नोन फ़ेमस, मेरे साथ वर्क करता है। तो वो भी एक बहुत पतला-सा लड़का था और उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको करना है ना तो आप कर लोगे। ये तो रीज़न्स होते हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448811064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कि एक मॉडलर है, एक एक्टर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़े। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर पारस अरोड़ा जी, जो कि आपको अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आप अपने हर्डल से, अपने जो स्ट्रगल्स है, अपने जो चैलेंजेस है जो आपके लाइफ में, जो आपकी जर्नी में अभी आ रहे हैं, आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि आपको इस वीडियो के जरिए बहुत सी चीजें नई जानने को मिलेंगी। हेलो पारस जी, वी वेलकम यू एट आवर टीवीटी प्लेटफॉर्म। Hi, thank you, Kanika. Thanks for inviting me. Let me introduce myself. Sure. My name is Paras Roda, and by profession, I'm an actor and model. I won Mr. India in 2021, and तब से लेके मैं अभी तक सीरियल्स कर रहा हूँ. I'm doing serials from last 10 years. वेब सीरीज कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ मॉडलिंग के लिए एंड मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक्स टीवीटी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बिकॉज मैं टीवीटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जर्नी लोगों को बता सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। एंड थैंक्स टू अंकुश ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने ही मुझे टीवीटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो पारस जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपको मिस्टर इंडिया का भी खिताब मिला हुआ है और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, साथ ही एक्टर भी हैं। तो आपने अभी तक अपनी जर्नी में जितने भी स्ट्रगल्स देखे, जितने भी चैलेंजेस थे, उनसे ओवरकम करे, उन सब के बारे में हमें एक बार बताइए। या श्योर, वेल हाय एंड थैंक्स कनिका फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मेरा नाम पारस रोड़ा है एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, यमुनानगर, हरियाणा। बहुत से लोगों को इस जगह का नाम नहीं पता एक्चुअली। ऐसा क्या होता है कि मेरे से अगर कोई पूछता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। तो लोगों को हरियाणा तो पता है और हरियाणा की एक बहुत अलग इमेज बनी है वो पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यमुनानगर के अंदर, हरियाणा के अंदर यमुनानगर बहुत स्मॉल टाउन है, बट वहाँ के लोगों की सोच बहुत बड़ी है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है इन्हीं लोगों की वजह से। जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं बहुत सिंपल सा लड़का था। मतलब आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, बहुत सिंपल सा होगा। और होता क्या है कि हम पंजाबीज जो होते हैं ना, हमारी मॉम्स हमें बचपन में तैयार करती हैं। तो मेरे जो हेयर्स होते थे वो मोस्टली ऑयल लगा होता था और एक साइड का फौजी कट बोलते थे, वो निकला होता था। तो मैं स्कूल में जाया करता था उस टाइम। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो होता क्या था कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मोस्टली लोग मुझे ना टीज़ करते थे, सारे बोलते थे कि यार क्या तेरी मॉम ये कंघे करके भेज देती है, क्या ऑयल लगाती है। तो इट्स लाइक मेरे साथ ना मुझे बहुत टीज़ किया जाता था। आसपास के जो मेरे दोस्त थे मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ते थे। तो वो चीज़ें ना मेरे कहीं न कहीं अंदर एक टाइम आता, थोड़े-थोड़े करके मैं भर ही जा रहा था। तो आई वांटेड टू डू समथिंग, कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो सबसे डिफरेंट और सबसे अलग हो। हुआ क्या कि मेरा एक स्कूल था जिसका नाम सुरेंद्रा पब्लिक स्कूल था। आई चेंज्ड माय स्कूल टू स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा
अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल था। एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरे डैड थे तो हम सब ने उनसे ज़िद की, मतलब मेरा एक बड़ा भाई है, उन्होंने ज़िद की, तो उन्होंने पहले ईयर में मेरे भाई को डाला और सेकंड ईयर में फिर नेक्स्ट ईयर में तो मुझे मैनेज करके उन्होंने एडमिशन दिलवाया। तो जब मैंने एडमिशन ले लिया तो उस स्कूल में जाने के बाद मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत हाई सोसाइटी में आ गया हूँ, मैं इस सोसाइटी से बिलोंग ही नहीं करता। तो जब मैं एक बार वहाँ पे स्कूल में गया तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा टीज़ किया और मतलब ऐसी चीज़ें बताई कि बोलने शुरू कर दिया कि भाई ये कहाँ से आया, कि भाई तू कौन है, यू कांट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे देखने को और सुनने को मिली। तो आई वांटेड कि इनको मैं रिप्लाई करूँ कुछ, तो ऐसी ही मेरी चली जा रही थी, मैं अंदर ही अंदर भरी जा रहा था, बहुत कुछ चीज़ें भरी थी, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, पर मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज स्कूल में किसी को पता नहीं होता कि करना क्या है आपको। और आजकल तो क्या हुआ कि पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स को इतनी नॉलेज हो गई कि वो स्टार्टिंग से बच्चों को एक्टिंग में, मॉडलिंग में, डांसिंग में, स्विमिंग में, सब में डाल देते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं था कि करवाना क्या है। ये उनकी मिस्टेक नहीं है, बट एक्चुअल में जैसे जैसे हम आगे बढ़े जा रही हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, लोगों को समझ आ रही है जो हमारे पेरेंट्स को नहीं थी, बट वो हमसे प्यार बहुत करते थे, उन्होंने जितना किया हमारे लिए कर सके। सो जब मैं स्कूल में गया तो एक ऐसा पॉइंट आया कि जब मैंने 10th पास की तो तब इंसान को एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आई वाज चूज्ड कॉमर्स। तो आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू किया कि यार ये तो गली क्रिकेट है, सब खेलते रहते हैं, कुछ ऐसा कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, क्रिकेट तो हम भी खेल सकते हैं। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि उसी ईयर में ना मेरे ब्रदर ना मिस्टर एंड मिस्टर ईव होता है हमारे स्कूल में, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में। सारे विवेकानंद स्कूल्स में ना मिस्टर विवेकानंद होता है, उसको मिस्टर ईव भी कहा जाता है। तो माई ब्रदर वॉन्टेड टू विन दैट टाइटल, बट वो जीत नहीं पाया। एंड वो जब वो जीत नहीं पाया तो मुझे बहुत फील हुआ कि यार ये नहीं जीत पाया तो मैं जीतूंगा। तो ऐसा वहाँ से मुझे वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि अब मैं जीत के दिखाऊंगा। नहीं तो जब नेक्स्ट ईयर आया तो मेरी बारी आई, तो मेरा एक ब्रदर है, मैंने उसको कॉल किया और बोला कि भाई मुझे ना अच्छे से कपड़े दिला दे और अच्छा सा हेयर स्टाइल करवा दे ताकि मैं जीत सकूँ, आई वॉन्टेड टू विन दिस टाइटल। तो ही वॉज लाइक कि भाई मैं करवा तो दूंगा पर तेरे पे अच्छा लगेगा, बिकॉज तूने आज तक कभी ऐसा हेयर स्टाइल नहीं किया, इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने, क्या पता कैसे जचे तेरे ऊपर। तो आई थॉट कि चले यार शुरू करते हैं एक बार, क्या पता अच्छे लग जाए और क्या पता टाइटल जीत जाऊं। बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, अपने आप को रेडी किया। और उस वक्त मेकअप के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, आजकल तो मेकअप बहुत कॉमन हो गया है। तो मम्मी की एक फाउंडेशन होता था वही लगा के हम चले गए थे। और जब वहाँ पे मैं गया तो जब मैंने एंट्री की मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज था, एक चंपू सा लड़का, बहुत अलग से बाउंसिंग हेयर एंड न्यू हेयर स्टाइल। दैट टाइम जजी भी वॉज वेरी फेमस, तो उनके हेयर स्टाइल्स काफ़ी चलते थे, तो मैंने उस टाइप का कुछ हेयर स्टाइल बनाया था। और मैंने एक ब्लेज़र पहना हुआ था जो बहुत अलग सा था, डिफरेंट था, जो मैं बहुत ढूंढ के लाया था, ढूंढ ढूंढ के सर्च किया था। तो जब मैं पहुंचा और सब शॉक्ड हो गए, भाई ये लड़का कौन आ गया है। तो मैंने कहा भाई मैं पारस हूँ, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो मतलब लेकिन मुझे उनकी आंखों में देख के कॉन्फिडेंस लगा कि आई कैन विन। तो हुआ क्या कि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि स्टेज पे मैं टॉप 3 में पहुंचा मिशरी में, टीचर्स ही होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वही नाम अनाउंस करते हैं। तो मेरी एक टीचर थी जो क्लास टीचर पास में आके बोली कि मुझे नहीं बिलीव था कि तू यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट इन जस्ट नेक्स्ट मिनट्स उन्होंने मेरा नाम लिया, दैट आई वॉन्ट द टाइटल मिशरी। तो दैट वॉज द मोमेंट विच चेंज्ड माई लाइफ। उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक ये मेरी जर्नी है, मुझे यहाँ से कुछ करना चाहिए। मैं वहाँ से जीतने के बाद घर पे आया, वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब करूँ तो कैसे करूँ, मतलब हाउ टू स्टार्ट दिस जर्नी। मॉडलिंग का नाम पता चल गया था बिकॉज आई वॉक देयर एंड मैंने अपने आप को थोड़े अच्छे कपड़े, अच्छे हेयर स्टाइल से हाउ टू इम्प्रेस समवन वो सीख लिया था थोड़ा सा। जस्ट स्टार्टेड, दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप। तो आई थॉट कि अब करना क्या चाहिए। तो तभी एक लड़का हमारे ही टाउन का ग्लैडलेक्स मैन हंट में एक टाइटल जीत के आया था, तो उसने एक शो कराया था मिस्टर एंड मिस यमुनानगर। तो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम। जब मैंने उसे कॉन्टैक्ट किया तो मैं उस शो के अंदर एंट्री कर चुका था। उसने मैंने भी बोला कि आप ऑडिशन दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन देता हूँ। मैंने फॉर्म साइन किया और ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद हुआ क्या कि जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद देखा कि बहुत सारे लड़के थे जिनके पास बहुत अच्छे सिक्स पैक एब्स थे, बॉडी थी। और उस लाइक कि हाउ कैन आई कम्पीट दैम, मैं ऐसे कैसे कम्पीट करूंगा, तो मुझे भी बॉडी बनानी पड़ेगी। तो जिम शुरू की। जब जिम में गए तो भाई वेट तो हमसे उठता नहीं था बिकॉज हम बहुत नए नए थे, और एक नया लड़का जिम में जाके कर भी क्या सकता है, स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है।
तो आराम आराम से जिम में जाना शुरू किया। जब जिम में जाना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी सी हमारी बॉडी ग्रो होनी शुरू हुई और अपने आप को हमने मिरर में थोड़ा और अच्छा दिखने लगा। तो जब मैं मिस्टर यमुनानगर में गया था तो वो एक टाइटल था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब उस कॉम्पिटिशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं वो जीत नहीं पाया था, मैं 3rd प्लेस पे आया था। वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से तो निकलना है भाई। मैं यमुनानगर रह के सक्सेस नहीं पा सकता, लेकिन मैं यहाँ से सीख गया हूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ जाके मैंने नॉर्थ इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल के ऑडिशन दिए। उस ऑडिशन देने के बाद मैं वो शो में 3rd नंबर पे आया था, 3rd प्लेस पे आया था। फिर मैंने मिस्टर मिस दिल्ली की भी ऑडिशन दी, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। तो आई थॉट कि यार मैं ऑडिशंस तो देता रह रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग फेम, आई एम नॉट गेटिंग मनी। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मिलना जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो करना क्या चाहिए। दैट वाज अ टाइम कि मुझे एक किसी ने सजेस्ट किया कि यू शुड गो टू बॉम्बे। तो मैंने कहा यार मैं तो एक बहुत छोटी सी फैमिली का लड़का हूँ, कहाँ से बॉम्बे चला जाऊँगा, कैसे निकलूँगा यहाँ से, कैसे वहाँ पहुँचूँगा। तो आई टॉक टू माई फादर, मैंने अपनी मॉम से बात की, पापा से बात की। तो वो तो बिल्कुल डिनाई करते कि भाई तूने नहीं जाना, तुझे आज तक कुछ पता नहीं है, तू बाहर नहीं निकला, तू करेगा क्या निकल के यहाँ से। तो मैंने कहा निकलने दोगे तो कुछ करूँगा ना। तो कहते यमुनानगर का नाम किसी को नहीं पता, तो वहाँ का लड़का हो कि क्या बनना चाहता है। बस लाइक कि जब बनूंगा तो ही लोगों को पता चलेगा ना। तो बड़ा लड़ा, मेरा बड़ा भाई है, ही सपोर्टेड मी, कहा कि तू जाना, आई विल हैंडल। तो उसने ऐसा बोला तो उसी ने घर पे मनाया एंड माई डैड वॉज लाइक कि ठीक है तू जा। तो मैं बॉम्बे की जर्नी में चल गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे पहुँच गए। कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो मैंने एक वहाँ पे मतलब एक बालाजी फिल्म्स हैं, टेली फिल्म्स हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उनका एक मॉडलिंग कोर्स ज्वाइन किया। वहीं पे मैं अंकुश रामपाल सिमला जरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वहाँ पे जब मैं उससे मिला और मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ करना क्या है, तो कहता मैं खुद नहीं हूँ यार, मुझे खुद नहीं पता। तो हम दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं जैसे जैसे मॉडलिंग के अंदर बढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि बॉम्बे में ना एक्टिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा कल्चर है एक्टिंग का कि आप मॉडलिंग में तो कर रहे हो, लेकिन आपको मॉडलिंग के बाद करनी तो एक्टिंग ही है। तो हम मॉडलिंग के अंदर तो घुसे, तो आई थॉट कि एक्टिंग में तो कुछ करना पड़ेगा। मॉडलिंग में जैसे मैं देखता था वहाँ पे शूट्स होते थे, एक्टर्स को देखना, उनसे बातचीत करनी कि भाई करूँगा तो मैं भी एक्टिंग करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। हम मॉडलिंग तो स्टार्ट कर चुका था, मैंने बालाजी की तरफ से एक ऐड करी थी, उनकी एक फैशन ऐड करी थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्टिंग में जाऊँ। साथों साथ मेरी ना एक मिडिल क्लास फैमिली होने का भी स्ट्रगल चल रहा था, बिकॉज़ मेरे डैड के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको फ़ोर्स करूँ कि यार मुझे इतने पैसे भेजो, मुझे आज 50,000 भेजो, मुझे 1 लाख भेजो, मैं नहीं कर पा रहा था। तो आई थॉट कि अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो आई वाज़ स्टार्टिंग लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, जो मुझे कहीं मिली नहीं उस टाइम तो। तो हम एक रूम के अंदर और 4 लोग रहा करते थे और मतलब ऐसे रहा करते थे, कभी खाने को नहीं होता था तो कोशिश करते थे कि चलो चारों ने मिलके 2 थाली ले ली, उसी के अंदर हमने खा लिया। तो उस टाइम 50-60 रुपीज़ वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज तो कुछ नहीं, लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हुआ करती थी। तो हम उसी में खा लिया करते थे, ऐसे ही चले जाता, कभी खाया नहीं खाया, सुबह-सुबह बिना खाए भी हम चले गए वहाँ पे, मतलब मॉडलिंग की जो क्लासेस होती थी वहाँ चले गए। तो जब वहाँ से मैं निकला उन क्लासेस से, तो आई थॉट कि अब एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए। एक्चुअली दैट वाज़ अ रेयर स्ट्रगल, मतलब शुरू हुआ मेरी लाइफ में, बिकॉज़ एक्टिंग में बॉम्बे में पता नहीं कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब देयर आर आई कांट इवन काउंट। अक्षय कुमार जी ने एक लाइन कही है, बहुत फेमस है, कि डेली बॉम्बे में 10 लाख लोग उतरते हैं और 10 लाख लोग जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितने लोग आते हैं अपनी किस्मत आज़माने और कितने लोग वहाँ से वापस जाते हैं। तो जब मैं भी वहाँ पे पहुँचा तो आई वाज़ लाइक कि यार अब शुरू तो करते हैं, लेकिन कैसे करें? तो मैंने ना, किसी ने मुझे बताया कि थिएटर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म, आपको वहाँ पे सीखने को भी मिलता है और वो आपको एक रास्ता भी दिखाएगा कि आगे जाना क्या है और करना कैसे है। आई थॉट कि चलो निकलते हैं। तो मैं घूमता-घूमता बहुत सारे थिएटर्स घूम रहा था, तो घूमता-घूमता के मैं एक थिएटर में पहुँचा जिसका नाम था एबीएसएस थिएटर, अखिल भारतीय संस्कृत संस्थान। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉइन करना था, तो दे आस्क्ड कि हाँ, हाँ कर सकते हैं, पर उनकी कुछ फ़ीस थी और मेरे पास वो पैसे नहीं थे और ना ही मैं अपने मॉम को फ़ोर्स कर सकता था, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी उनसे खाने के या रहने के पैसे लेता था। वो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी कि वो कैसे दे रहे होंगे, और डैड से बात होती रहती थी, तो घर में भी कुछ दिक्कत चलती थी, तो मैं उनको बोल ही नहीं पाता था कि मैं कैसे पैसे लूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जॉइन तो करते हैं, जॉइन करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैं उनकी क्लासेस के ना बाहर बैठने लग गया, बार-बार बाहर बैठता था कि हाँ यार, कभी तो बुलाएँगे, कभी तो बुलाएँगे, कभी तो बुलाएँगे। तो सडनली मैंने ना अपने भाई को बोला और मुझे बोला कि यार मुझे एटलीस्ट क्लासेस जॉइन करने के पैसे दे दे। तो ही सेंड मी 2000 रुपीज़। तो उसने 2000 भेजे, जिससे मैंने क्लासेस जॉइन की।
क्लासेस ज्वाइन करने के बाद व्हाट हैपन कि मुझे ना डेली की डेली ना होता है क्या है कि मैं लीड करना चाहता था, लेकिन वो मुझे बैक का मिलता था हमेशा, मतलब वन लाइन। मैंने अपने फर्स्ट प्ले में सिर्फ एक लाइन बोली थी और द्वारपाल का रोल था और उसको बोलना था बस आ जाओ। तो दैट वाज द सिंपल शॉर्टेस्ट लाइन। मैंने बोला यार ये क्या है, मैं तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, ये कर क्या रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ बड़ा रोल के लिए इनको बोलना पड़ेगा, तो मैं सर के साथ रोज़ बोलता। तो सर बोलते कि लीड चाहिए। मैं कहा हाँ लीड चाहिए। तो कहते उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहा मैं करूँगा। तो कहते यहाँ पे ना मेरे पास अभी तेरे से पहले ना कम से कम 70 to 80 हैं बच्चे हैं जो बैठे हैं, तो उनको तो लीड मिल नहीं रहा, तो तुझे एकदम से कैसे लीड दे दूँ। तो बस लाइक कि सर कुछ तो ऑप्शन होगा, कुछ तो कर सकते हैं कि मुझे लीड चाहिए। तो कहते एक ही ऑप्शन है, सुबह से लेकर रात तक थिएटर में बैठो, जितना सीख सकते हो सीखो और मेहनत जितनी कर सकते हो करो। तो बस लाइक कि ठीक है। अब मैं सुबह 6 बजे उठता था। मैं एक बहुत छोटे से रूम में रहता था, वर्सोवा नाम की एक जगह है बॉम्बे में। वहाँ पे एक फ़िश मार्केट है, मतलब वहाँ पे जितने लोग हैं मछुआरे लोग रहते हैं मोस्टली। वहाँ पे एक रूम लिया जिसकी कॉस्टिंग ही 15,000 थी। तो आई वाज़ लाइक, और इतनी जगह थी जैसे हम एक ट्रेन के डब्बे में सोने की जगह होती है ना, एक वो बैठने की और सोने की, बस उतनी ही जगह थी। तो आई वाज़ लाइक कि यार 15,000 रुपये कहाँ से काउंट करूँगा। चलो पहली बार तो मोम को बोल के ले ली, अगले महीने किससे लूँगा, किससे माँगूँगा, कैसे करूँगा। तो सुबह थिएटर जाता था 6 बजे, रात के 9 बजे आता था। दोपहर का खाने का भी नहीं कुछ पता था, चाय और बिस्किट्स ले लिए थे। वहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप थी कचौरी की, तो दोपहर को कचौरी खाया करते थे हम उससे, बिकॉज़ कचौरी का प्राइस ही 10 रुपये था। थोड़े दिनों बाद उसने 15 रुपये कर दिया, तो मैंने उसे 5 रुपये उधार करने शुरू कर दिए। भाई मेरे से 5 रुपये नहीं दिए जा सकते, तो तू बाद में ले लियो मेरे से। तो ऐसे बोल के उससे वो भी उधार करने लग गया। आई डोंट नो, मुझे आज भी लगता है कि भाई वो दिन बहुत अलग थे, ठीक है। सो वो खाने कचौरी खाता था और सुबह से लेके शाम तक एक चाय और एक कचौरी के दिन पे हमारा पूरा ज़िंदगी गुज़री थी। चल रहा था, बहुत पतला हो गया था। आई वेंट देयर टू बिकम अ मॉडल, पर एक्टिंग के चक्कर में इतना गंदा दिखने शुरू हो गया था बिकॉज़ मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि कपड़े धुलवाता था मैं बाहर जाके किसी से, और अब उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, तो खुद से धोने शुरू किए। तो जब धोने शुरू किए तो हमारे हैंड्स में ना थोड़े-थोड़े से छाले पड़ने शुरू हो गए, वो छिलने लग गए। तो आई वाज़ लाइक कि स्क्रिप्ट पकड़ने में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई हमें कि स्क्रिप्ट कैसे याद करूँगा, वो पेन होता था। और जहाँ से मैं चल के थिएटर आता था वो भी कम से कम 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो बस का जो किराया था वो 8 रुपीज़ था उस टाइम। कुछ जगह का 11 था, कुछ जगह का 13 था। तो वो बचाने के चक्कर में वहाँ से भी वॉक करने आता था। 6 बजे की क्लास 7 बजे पहुँचता था, साढ़े 7 पहुँचता था। फिर उसके बाद से शाम तक मैं एक कचौरी और एक चाय लेके गुज़ारा करता था। लेकिन सीखने की बहुत इच्छा थी। मैंने कभी क्लासेस अपनी मिस नहीं की। इसके लिए मतलब मेरे सर भी बोलते थे तूने क्लासेस मिस नहीं की। 4-5 महीने बीते, 6 मंथ्स जब मेरे कंटिन्यूअसली चला, मैं बहुत गंदा दिखना शुरू हो गया था बिकॉज़ खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था। पानी भी कभी-कभी मतलब ऐसा हो जाता था कि बहुत प्यास लग रही है, पानी के लिए भी वेट करना पड़ता था। तो ऐसे टाइम हमारी ज़िंदगी में चल रहा था। तो हुआ क्या सडनली कि एक दिन एक लड़के को सर ने लीड दिया एक रोल में। आई वाज़ लाइक कि यार इसको लीड मिल गया, मुझे तो मिल नहीं रहा। तो मैं उसी प्ले में एक बहुत छोटा-सा रोल प्ले करता था। हाँ, 1 लाइन से 3 लाइन तक ज़रूर आ चुका था मैं। तो आई वाज़ लाइक कि सर मुझे 3 लाइन का रोल तो दे दिया, अब लीड कब दोगे? तो कहते वेट कर, मौका सबका आता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, जब मौका आएगा देखते हैं। तो वो मौका आया मेरी लाइफ़ में कि एक दिन वो लड़का लेट हो गया। बाय चांस वो लेट हो गया और मुझे सर ने कहा कि यार तू बड़ी बार लीड बोलता है, चल आ तेरा टैलेंट देखते हैं। तो उन्होंने मुझे दे दिया और मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, मैं सारे की सारी स्क्रिप्ट्स ना पहले रीड करके रखता था। मैंने सारी स्क्रिप्ट्स रीड कर रखी थी और मुझे वो लीड के डायलॉग्स बिल्कुल प्रॉपर याद थे। तो सर बस लेके चल तू रीड कर ले, शुरू करते हैं। मैं कहा सर आई एम रेडी, शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू किया, तो मेरे से पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं। तो सर ने 4th बार मुझे बोला रिलैक्स, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो करते मैं थिएटर में लीड प्ले करने लग गया। तो मैंने कंटिन्यूअसली उस थिएटर में 60 प्लेस किए जो लीड में थे। और क्लासेस जो सर से मैं सीखता था उसमें मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि कभी सर मिस होते तो मैं उनको क्लासेस सिखाता था। मैं बच्चों को बताता था ये है, ऐसे है, वैसे ही करना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, लेकिन स्टिल कंडीशन नहीं अच्छी थी बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग, कुछ नहीं था। तो आई थॉट कि अब सीरियल्स के लिए ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हम थिएटर में लोगों के साथ परफ़ॉर्म करते थे, लेकिन कैमरे के आगे हमने कभी परफ़ॉर्म नहीं किया था बिकॉज़ हमारे अंदर एक कैमरे का वो डर तो था ही। वो कैमरा फ़ीवर होता है, लोग कहते हैं ना, जैसे कैमरे को देख के फ़ीवर आ जाता है, तो वैसा था। तो आई थॉट कि बट ठीक है, पर उससे पहले मुझे अपने आप को अच्छा दिखना करना था बिकॉज़ मैं जितनी जगह ऑडिशंस पे गया, सब लोग तू अच्छा तो दिखता ही नहीं है यार, तू तो अच्छा नहीं दिखता, तो हम तुझे कास्ट कैसे करें?
तो आई वाज लाइक कि अच्छा दिखने के लिए पैसा चाहिए, पैसा दिखाना चाहिए बिकॉज मैं अपने आप को मेंटेन करूँगा, अच्छी बॉडी बनाऊँगा, अच्छा खाऊँगा, अच्छा पीऊँगा। तो उसके लिए करूँ तो क्या करूँ? तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तो मुझे एक जॉब मिली ड्राइवर की, पर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो आई वाज लाइक मुझे तो गाड़ी ही नहीं चलानी, तो करूँगा क्या? तो फिर एक घूमते-घूमते मुझे एक जॉब मिली, वो बहुत ईज़ी जॉब लगी मुझे, मुझे कुछ नहीं करना होता था। मैं सुबह उठता था, योगा सिखाने जाता था। जो बहुत रिच लोग होते हैं उनको योगा सिखानी होती है, और मैं स्कूल में बहुत योगा करता था, तो बस लाइक कि चल योगा तो सिखा दूँगा। तो मुझे 1 पर्सन से 3000 रुपीज़ मिलते थे। तो जब मैंने योगा सिखानी शुरू करी, तो मेरे पास अर्निंग्स होनी शुरू हो गई। कुछ पैसे सेव किए एंड आई वेंट बैक टू होम। तो वहाँ से मैंने अपनी अच्छी बॉडी बनाई और मैं वापस आया। वापस तो आ गया मैं, जो मेरे पास पैसे सेव थे मैंने बॉडी बना ली। पर उसमें एक सबसे बड़ा इश्यू ये हुआ कि वापस आने के बाद मेरे पास सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो मैं करता तो करता क्या? ऑडिशंस देने लग गया था, लोग मुझे बुलाने शुरू हो गए थे कि आप ऑडिशन दो, ये दो, वो दो, सब हो रहा था। बट द थिंग इज़ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मोमेंट फिर दोबारा आना शुरू हो गया। फिर मैं दोबारा चाय समोसे पे हो गया। मतलब इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि रहने की जगह भी वर्सोवा बीच पे रहा करता था मैं। पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी, मैंने जिम मेंटेन करके रही। मैं जिम के पैसे कैसे भी मैनेज करता था। सुबह उठता था, जिम जाता था, फिर थिएटर जाता था, दोपहर को एक चाय और बिस्किट लेता था, फिर थिएटर करता था, और फिर उसके बाद से शाम को मैं वर्सोवा बीच पे जाता था प्रैक्टिस करने। ओम की प्रैक्टिस करता था, पागलों की तरह एक्टिंग करता था। बिकॉज़ हमारे सर ने कहा था कि अगर आप अपने आप को खोल दोगे ना, लोगों से डरना बंद कर दोगे, उनके सामने बोलना शुरू कर दोगे, व्हाटएवर अदर्स आर थिंकिंग, यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट। तो मैं पागल बन के भी घूमा, मतलब पागल बन के रोड पे घूमना, तो लोग देख के हँसते थे, कर क्या रहा है? आई वाज़ लाइक कि कुछ भी एक्टिंग करना, किसी को हँसा देना, कुछ भी करना, उस टाइप की एक्टिंग कर रहा था मैं। तो एक किस्सा मुझे बहुत अच्छा याद है कि मेरा एक दोस्त कहता था कि चलो चलते हैं यार, एक ना एक्टिंग करने चलते हैं। तो मैं जुहू बीच पे गया पागल की एक्टिंग करने। तो आई वाज़ लाइक कि यार कुछ खाने को देगा, सबको ऐसे परेशान कर रहा था। तो एक बंदा ना बार-बार ना किसी को देख के हँस रहा था, हमें देख के हँस रहा था। आई वाज़ लाइक कि इसी को चिढ़ता, आई वाज़ लाइक, "ए खाने को देना है कुछ? नहीं देगा मारूँगा तेरे।" तो हमने कुछ ऐसे एक्ट सा किया, तो वो ना इतना ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसने ना मेंटल हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया। वहाँ से थोड़ी देर बाद एक बस आती है और वो पिंजरा लेके हमारे पीछे भागता है। उस लाइक कि ये तो पकड़ के मारेंगे भाई, अब हमें भागना पड़ेगा। तो हम भागते-भागते एक ऑटो वाले के पहुँचे, उसके बाद तो चल भाई निकल। वो कहता चल, चल पागल है तू, मैंने तुझे बिठाता हूँ। वो बस लाइक कि पागल नहीं हूँ भाई, एक्टिंग कर रहा था, मुझे ले जाए, भाग जाएँगे पकड़ के। तो वो किस्से भी मुझे याद हैं। ठीक है, ये एक्टिंग का पार्ट था। उसके बाद मुझे सीरियल मिल गए थे और मैंने कुछ सीरियल्स किए थे। मैंने वानी रानी सीरियल किया था, एंटी दैट वाज़ माई, मतलब उससे पहले मैं सीरियल कर चुका था, बट थोड़ा बड़ा रोल था। आई वाज़ इन पैरेलल लीड, सपोर्टिंग लीड, जो मैंने 1 साल, डेढ़ साल तक वो सीरियल किया काफ़ी कंटिन्यूअसली। मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जो आज भी मेरे साथ हैं। एक मेरा दोस्त है दिवेश, वो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना। तो ऐसे ही चलता गया मेरी लाइफ़ में। उसके बाद कोरोना आया। आई वॉज़ डैम फेमस, आई वॉज़ अर्निंग वेरी गुड, मेरे पास सब कुछ था, फेम वेम, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एवरीथिंग वाज़ गुड, सब मेरे इंटरव्यूज़ आने शुरू हो चुके थे। एक टाइम आया कोरोना, जिसने मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मतलब सबसे बड़ा श्राप था यार। मतलब उस टाइम हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल हिल चुकी थी और मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनके पास मिलने आया था, जैसे ही मैं उनके मिलने आया, बिकॉज़ शी वाज़ नॉट वेल, उनकी उस वक़्त डेथ हो गई थी। उनकी जब डेथ हुई, उस वक़्त कोरोना लग गया सडनली थोड़े टाइम में। मैं वापस जा नहीं पाया जस्ट बिकॉज़ मैं अपने होम टाउन में था। जब कोरोना लगा तो मेरे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे काम के, मैं नहीं कर पाया। तो आई वाज़ इनटू डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो चुका था क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। मैंने जो अपनी लाइफ़ मेंटेन कर रखी थी, आई वाज़ अर्निंग वेरी गुड, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर एक डेब्ट बनना शुरू हो गया था। बिकॉज़ आप खाना नहीं छोड़ सकते, आप पीना नहीं छोड़ सकते, आप घूमना नहीं छोड़ सकते, आप अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकते। इफ़ यू आर अ मॉडल, इफ़ यू आर अ एक्टर, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू लुक गुड। बिकॉज़ अगर आप अच्छे नहीं लगेंगे तो आप मॉडल नहीं लगेंगे। तो हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस अदर्स अगर आप खुद को ही नहीं अच्छा रख सकते? तो वो चीज़ें मेरे ऊपर एक डेप्थ बननी शुरू हो गई थी। स्टिल कोरोना गया, आई वेंट बैक टू मुंबई, बट आई थिंक मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए थे। जहाँ पे लोग 100 काम कर रहे थे, उन्होंने 50 काम करने शुरू कर दिए। प्रोडक्शंस बहुत कम हो गई थी, सीरियल्स की प्रोडक्शंस बहुत कम हो गई थी। तो मुझे काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब बहुत से लोगों को काम मिलना ही खत्म हो चुका था। इतना स्ट्रगल हो गया था कि मेरी फैमिली मुझे बोलने लगी थी, "वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आ, क्या कर रहा है वहाँ पे? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।" तो सुन-सुन के बहुत परेशान हो गया था। खाने को पैसे बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि अब वापस चलना चाहिए, वहाँ पे कुछ देखना चाहिए। होप अगर लाइफ़ में कुछ अच्छा मिला तो वापस आएँगे। तो आई वेंट बैक टू होम टाउन। फिर मैंने वहाँ से अपने बिज़नेस शुरू किए, बिज़नेस करने लगा। तो बिज़नेस करते-करते ना मुझे एक चीज़ याद आई यार कि मैंने स्टार्टिंग तो मॉडलिंग से की थी।
तो क्या पता उसमें कुछ ट्राई करते हैं, क्या पता लक हमारा कुछ काम कर जाए। तो करते करते स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे उस टाइम इंस्टाग्राम थोड़ा फेमस होना शुरू कर था, लेकिन फेसबुक वॉज डैम फेमस। तो मुझे मिस्टर इंडिया का एक साइन अप का पेज दिखा था, बस लाइक कि सर्च करता हूँ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी जो मिस्टर इंडिया कराती है, पर 2-3 कंपनीज हैं, एक पीटर इंग्लैंड है, एक रूबरू है, जो बहुत फेमस हैं और जिनकी मिस्टर इंडिया की वैल्यू बहुत होती है। तो मैंने उसके अंदर ट्राई किया, मैंने फॉर्म साइन वगैरह कर दिया, तो चल गया, चलो ठीक है, फॉर्म साइन किया। तो जब मैंने फॉर्म साइन किया तो बस वेटिंग, क्या रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं। देन सडनली आई गॉट अ कॉल आफ्टर 7 days कि हेलो, आप पारसोड़ा बोल रहे हैं? बस लाइक कि यस आई एम स्पीकिंग। बस लाइक कि आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी, तो हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो कहते हैं आप अभी हमें ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए। तो मैंने कहा सर अभी जस्ट गिव मी 5 minutes। तो मैं रेडी टू डू, और मैंने उसको ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ पिक्चर्स मांगी, कुछ क्वेश्चंस मांगे, और उन्होंने मुझे मेल किया कि आपको ये क्वेश्चंस फिल करके देने हैं। तो मैंने उनके आंसर्स दिए फिल करके और उनको भेज दिया। तो कैसे जस्ट वेट, विल लेट यू नो ऑन मेल, आपको बस मेल आ जाएगा। तो सडनली होता क्या है कि आफ्टर अ वीक आई गोट अ मेल दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड, वी लव्ड द वे यू टॉक, जैसे आप बात करते हैं, जो आपने आंसर दिए, वी लव्ड इट। अब आपका इंटरव्यू होगा हमारे वाइस, जो उनके वाइस चेयरमैन थे, तो वो आपका मतलब इंटरव्यू लेंगे, ऑडिशन लेंगे। इसलिए कि ठीक है यार, अब वो इतना बड़ा बंदा है मिस्टर इंडिया, जिन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बनाई है, तो वो लेगा। तो ही इज़ अ नॉन पर्सन, इज़ वेरी नॉन, पंकज खरबंदा उनका नाम है। तो उनकी मुझे कॉल आई, तो उस लाइक कि चल पारस, ऐसे ऐसे है, तो मुझे बता। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए, उन्होंने मुझे टी शर्ट्स भी दिलवाई, बिकॉज उस टाइम कोरोना की वजह से फिजिकल ऑडिशंस बंद हो रखे थे, तो सारे इंटरव्यूज़ एंड ऑडिशंस ना ऑनलाइन ही हो रहे थे। तो उन्होंने मेरी बॉडी देखी, मेरी वॉक देखी, मेरे से कुछ क्वेश्चंस पुट किए। तो ये सर कि विल लेट यू नो ऑन मेल। तो मुझे थोड़े दिनों के अंदर आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड एंड we were watching match and having something, and suddenly I got a mail that you are selected in top 1000 Mr. India. तो I was very happy and I starting jumping and starting dancing। यार वाह यार, ये तो अलग ही बात होती है। लेकिन और हुआ क्या था कि मेरे जितने दोस्त मुझे टीज करते थे ना स्कूल में, तो मुझे उनको जवाब देना था। उनको ऐसा लगता था कि मैं एक्टिंग में तो काम कर चुका हूँ, लेकिन बनने तो तू मॉडल क्या, उसमें तो कुछ नहीं बना। चिढ़ाते थे मुझे, अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू लल्लू है, यमुनानगर की औकात ही नहीं है कि ऊपर बढ़ सके यहाँ से कोई। तो वो मुझे अपने से कंपेयर करते कि तू आज भी वहीं का वहीं है, आ तो वापस ही गया ना तू इतनी मरवा के। तो बस लाइक यार कोई बात नहीं, मैंने कितना कुछ किया है, तो कहती आ गया ना वापस, यहीं पे रहेगा तू, यहीं से बिलोंग करता है, तू ऊपर नहीं बढ़ सकता। हमारे टाउन के बच्चों की और लोगों की ना जो सोच है ना, दूसरे को गिराने की होती है, वो खुन्नस थी। सो व्हाट हैपेंड कि जब मैं मिस्टर ई बना था ना, तो देयर वाज अ गर्ल, स्टिल रिमेंबर, उसने मुझे बात बोली थी। उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर ईव नहीं बना था उसको, उसने बोला था मिस्टर ईव तो कोई भी बन सकता है, तू मिस्टर इंडिया बन के दिखा। आई स्टिल रिमेंबर, आज भी मुझे याद है, और उस वक्त भी याद थी जब मैंने मिस्टर इंडिया के ऑडिशन दिए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुझे बन के ज़रूर दिखाऊंगा। और जब मैं वो ऑडिशन दे के कन्फर्म, तो मैं इतना डांस कर रहा था, तो मेरा दोस्त पूछता क्या हो गया, मैं कहा मैं टॉप 1000 में सेलेक्ट होऊंगा। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डांसिंग विद मी। तो जब टॉप 1000 से फिर दोबारा इंटरव्यूज़ होने शुरू हुए, तब उन्होंने फिजिकल लेने शुरू किए। टॉप 600, टॉप 300, टॉप 150, एंड द लास्ट टॉप 30 में मेरा नाम आ गया। फिर उन्होंने मुझे गोवा बुलाया। आई वेंट टू गोवा, सॉरी दैट टाइम आई वेंट टू मुंबई फर्स्ट, या मुंबई, आई वेंट टू मुंबई फर्स्ट। तो मुंबई में उन्होंने हमारे 4 दिन की क्लासेस ली, और उसके बाद लास्ट में फिनाले होता है, उसमें आपके सारे राउंड्स होते हैं, मतलब फिटनेस राउंड हुआ, आपका वॉकिंग राउंड हुआ, आपका कॉन्फ्रेंस राउंड हुआ, आपके क्वेश्चन आंसर, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पुट करते हैं। अमित खन्ना इज़ अ नॉन फोटोग्राफर, और लाइक आसिफ मर्चेंट, बहुत बड़ा डिज़ाइनर्स के नाम है। तो मतलब इनसे मिलना शुरू हुआ, और भी बहुत बड़े बड़े, रोहित वर्मा, इनसे मिलना शुरू हुआ। वो सामने मेरे से क्वेश्चंस पुट करे, मैं उनको देख रहा, भाई इनको मैंने पहली बार देखा है, इनके क्वेश्चंस के जवाब तो बाद में दूंगा, पहले इनको देख तो लूँ, बिकॉज दे आर वेरी नॉन फेस, और बड़े बड़े कैटरीना कैफ एंड और उनकी ड्रेसेस पहनती हैं। अमित खन्ना बड़े बड़े लोगों का शूट्स करता है, बट स्टिल आई वॉज ना थोड़ा कॉन्फिडेंट था, तो मैं उनके सारे क्वेश्चंस का ईजिली से आंसर दिया। फिनाले डे पे आई वाज लाइक कि यार क्या मेरा नाम आएगा, मैं जीतूंगा। तो ये एक बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सबके रिप्लाईज करना कि तू जीतेगा, डोंट वरी। आई मैंने एक स्टोरी डाली इंस्टा पे, क्या मैं जीतूंगा, तो इस पर पास कम से कम 3 to 4,000 उसके ऊपर मैसेजेस आए। और लाइक यार इतने लोग सपोर्ट कर रहे, जीतो ना जीतो, आई वॉन्ट इट, मेरे लिए सपोर्ट मिल गया। तो बट माई बैड लक, जीता नहीं, टॉप 16 तक आया, एंड बट मैं वहाँ से आउट हो गया। आई वॉज सिटिंग इन अ रूम एंड क्राइंग। आई वॉज लाइक कि यार क्या हो गया, इतना दूर आके भी कुछ नहीं पाया। तो सडनली मैंने स्टोरी डाली कि मैं नहीं जीत पाया, सॉरी टू एवरीवन, ऐसा कुछ लिखा मैंने स्टोरी में।
तो मेरे दोस्तों का और जो मेरे फैंस थे उनका मैसेज आना शुरू हुआ कि यार पूरे इंडिया में से टॉप 16 में आना कोई छोटी बात तो नहीं है। तो उनके ऐसे मैसेज ने मुझे मोटिवेट किया, यार ये बात भी ये सही बोल रहा है। एक ने लिखा कि यू आर अ स्टार, कि यमुनानगर से एक छोटी सी गली से निकले, छोटी सी फैमिली से निकल के वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है। जो लोग तो ये बोलते थे कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू वहाँ पहुँच गया। बट देयर वाज अ मोटिवेशन जो उस लड़की ने बोला था कि तू मिस्टर इंडिया बन के दिखा। तो वो मोटिवेशन भी थी और एक मेरे लिए एक स्लैब भी था। तो मुझे लगा कुछ तो करना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं कहा मैं कुछ तो और करूँगा। तो लुकिंग फॉर सीरियल्स एंड ऑल चली जा रहा था। 1 साल बाद सडनली आई गोट अ मेल फ्रॉम मिस्टर इंडिया कि डू यू वांट टू कम टू मिस्टर इंडिया एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो वाज लाइक दैट्स अ गुड थिंग यार, आई कैन ज्वाइन। तो दैट्स कि आपको ऑडिशन जरूर देना पड़ेगा, बस स्मॉल इंटरव्यू, बट हम आपको वाइल्ड कार्ड ले लेंगे इफ़ यू लाइक इट। तो मेरे पास दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं। तो वही सर होते हैं उनके जो वाइस चेयरमैन है, तो वाइस प्रेसिडेंट। तो उनसे बातचीत होती है, कैसे पारस आई एम टेकिंग यू बट आई वॉन्ट यू टू विन दिस टाइम बिकॉज तेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखा था। तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लेकर आई हो कि तू जीत सके। अगर मुझे दिखा ना तो डेफिनेटली जजेस तुझे ज़रूर जितवाएंगे। बस डेफिनेटली सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो उस साल आई वर्कड वेरी हार्ड। मैंने अपनी बॉडी बिल्कुल लीन कर ली थी, बॉडी लीन कर ली, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिटनेस में आई वॉज वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस है कुछ कर नहीं सकता था। तो जब हमारे इंट्रोडक्शन होता है ना, सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं उस ईयर। तो 2021 की बात चली, तो जब क्वेश्चंस पुट किया किसी ने, तो मैंने बोला कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ यार, जितने भी आए सबके सब हारोगे, मैं जहाँ जीतने आया हूँ। तो उस साल मतलब नेक्स्ट डे जैसे ही उन्होंने मिस्टर इंडिया का नाम लिया कि मैं टॉप 3 में पहुंच चुका था, एंड सडनली उन्होंने मेरा नाम लिया, आई वन। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक कि भाई सीरियसली मैं ही जीता हूँ। बट दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड आई वन। मेरी सारी फैमिली एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड ये मेरी एक जर्नी थी जहाँ तक मिस्टर इंडिया का टाइटल मैं जीता। इसके बाद से आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम वर्किंग इन सीरियल्स, वर्किंग इन वेब सीरीज एंड ऑल। और जजिंग कोरियोग्राफी, जजिंग वेरी मॉडलिंग के शोज बहुत सारे जज करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी रैम्प शोज होते हैं मैं जज करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। दैट वाज अ जर्नी जो आई थिंक लोगों को पता होनी चाहिए, जो मैंने बताया। तो पारस जी, जैसे कि आपने अपनी जर्नी बताई, तो उसमें आपका एक ये पॉइंट था कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं वो लोग टीज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने सोशल मीडिया में भी आते हैं तो फिर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ट्रोल्स करते हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, राइट? तो डेफिनेटली। फिर इसमें आप हमारी ऑडियंस को एक पीस ऑफ एडवाइस दीजिए कि इन सब चीज़ों का ना सोच के अपने आप पे कैसे वर्कआउट करें। वेल मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। आपने एक कृष्ण जी का बहुत फेमस प्रसंग है जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को कहा था। तो अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा था कि माधव कोई मेरे साथ नहीं है, सब खिलाफ है। तो उन्होंने बोला था सब हारेंगे पार्थ। तो उनका कहने का मतलब था कि आपको जो करना है आप कीजिए, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। वो है, वो परमात्मा है, वो आपको देख रहा है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इन चीज़ों को तो सोचो, देखो यार अगर आप गली में से भी चलोगे ना तो 100 लोग आपको देखेंगे। अगर आप हर एक को बोलोगे तो देख क्यों रहा है, तू बोल क्यों रहा है, तो ये आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप सबसे बड़ा और सबसे अच्छी एडवाइस है कि जस्ट वॉक स्ट्रेट, सामने देखो एंड अपना पॉइंट देखो। उसने भी मछली की आंख में तीर मारा था अर्जुन ने, क्योंकि उसने सिर्फ आंख देखी थी। तो जस्ट आंख को देखो एंड कीप वर्किंग हार्ड। एग्जैक्टली। अब जैसे पारस जी, अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो फिर हमारे मतलब ऐसे बहुत से मेल ऑडियंस है जो कि ये सोचते हैं कि मतलब उनकी ना तो फिटनेस है, ना ही मतलब उनका कुछ स्किन कॉम्प्लेक्शन के भी इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मतलब कि इन सब चीज़ों से, जैसे कि आपने बताया वो आपकी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी थी, तो फिर इन सब चीज़ों से वो कैसे ओवरकम करें? वेल ये लोगों की सोच होती है कि मैं बहुत पतला दिखता हूँ और मेरा स्किन कलर ये डार्क है यार, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता। आपको पता नहीं है कि हमारे देश में जो ओवर साइज होते हैं ना उनकी भी मॉडलिंग होती है। पतली लड़कियों की, पतले लड़कों की ओवर साइज मॉडल्स भी होते हैं। तो ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसने आपको कहा आप कुछ नहीं कर सकते? आप खुद को ही जज कर रहे हो ना, या 2-3 लोग आपके साथ जज कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं, बोलते हैं यार तू अच्छा दिख रहा है, तू मॉडलिंग ट्राई कर। उन्होंने उसको मोटिवेट ज़रूर किया। ऐसे तुम्हारे पास भी एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, या कोई एक ऐसा सपोर्टर होना ज़रूरी है जो बोले यार कि तू ट्राई तो कर। एक्चुअल में एक बहुत फेमस अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बॉम्बे का एक लड़का है, फेमस है मॉडल, आई नो हिम वेरी वेल।
उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, बहुत पतला सा था, डार्क कॉम्प्लेक्शन था। राइट नाउ ही इज़ डूइंग इन पेरिस में, अच्छे वॉक्स करता है, इज़ अ वेरी नोन फेमस, मेरे साथ वर्क करता है। तो वो भी एक बहुत पतला सा लड़का था और उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको करना है ना तो आप कर लोगे। ये तो रीजंस होते हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता यार, बैठे बैठे तो हम खाना भी मुंह में नहीं डाल सकते, आपको हाथ यूज़ करना पड़ेगा, मुंह तक लेके जाना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, करोगे तो सब मिलेगा ना। सही बात है। अब जैसे कि आपने सपोर्ट की बात की, राइट, तो फिर हम अगर बात करें तो हमारे फ्रेंड्स में, हमारी फैमिलीज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सो आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? वेल माय बिगेस्ट सपोर्टर थे, है और हमेशा रहेंगे, वो मेरी मॉम है। और मुझे कभी कोई दिक्कत होती है तो आई थिंक मेरी मॉम ही सबसे आगे होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रदर और मेरा जो डैड है वो नहीं करते, बट मेरी एक्चुअली कि मैं सब कुछ मॉम से शेयर करता हूँ। जो चीज़ मेरे डैड और मेरे भाई नहीं समझते मेरी मॉम समझ जाती है, क्योंकि वो रिश्ता मेरा उनसे माँ बेटे का रिश्ता तो है, लेकिन एक ना कनेक्शंस है कि वो फील समझती हैं, वो पेन समझती हैं कि हाँ, ये इसको दिक्कत है तभी इसने ये गलती की होगी, इसको ये दिक्कत है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरी बिगेस्ट सपोर्टर मेरी मॉम है, चाहे वो पैसों में लगा लो चाहे किसी में लो, हर चीज़ में मेरी सपोर्ट है। हाँ, मेरा भाई भी बहुत सपोर्ट करता है, डैड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आई लव माई फैमिली, सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं। अब जैसे पारस जी, हम लोग देखते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल फेस होता है, तो एक बारी आप हमें अपने आइडल फेस के बारे में बता सकते हैं? वेल मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की सोच अलग होती है। आइडल फेस के बारे में वैसे मेरा जो आइडल है वो आई लव शाहरुख खान जी, बिकॉज उन्होंने एक जर्नी बहुत छोटी जगह से शुरू की थी। वो दिल्ली से बॉम्बे पहुंचे थे, उनको कुछ नहीं मिला था, आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको किंग खान कहा जाता है। तो वो मेरे आइडल है, बट एक्चुअल में वो एक्टिंग में मेरे आइडल है, बिकॉज उनकी जैसी एक्टिंग मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। बट स्टिल अगर मैं बोलना चाहूँ कि आजकल में मैं अपने बड़े भाई को भी अपना आइडल मानता हूँ, बिकॉज मैंने उसको देखा है जर्नी में कि जब कुछ भी नहीं था ना हमारे पास, तो उसने स्टार्टिंग करी थी। स्टार्टिंग करते ही अर्न समथिंग आफ्टर दैट, कि उसकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद वो कुछ टाइम घर पे रहा, डिप्रेशन में रहा, पर उसके बाद उसने दोबारा शुरू किया, एंड राइट नाउ ही इज सक्सेसफुल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम सबको उसकी तरह होना चाहिए, और मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको आइडल मानता हूँ। ही इज़ लाइक माई फादर ऑल्सो, कि भाई तू यहाँ तक पहुँचा है तो मुझे भी कुछ बताना कि तू कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो आई थिंक हर एक की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है।